हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन कुमार। आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। आज की वीडियो में हमने शामिल किया है कुछ लिटरेरी टर्म्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को। साथ ही साथ जहां पर भी हमने इम्पोर्टेंस समझे वहां पर हमने उसकी एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल्स आपको दी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जो बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। सो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डिले। सो फ्रेंड्स, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ए ब्रीफ मेमोरेबल स्टेटमेंट दैट कैप्चर्स ए ब्रॉड यूनिवर्सल ट्रूथ और आइडिया। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज इट? ऑप्शन ए एफोरिज्म, ऑप्शन बी प्रोवर्ब, ऑप्शन सी मिथ और ऑप्शन डी रिपार्टी। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक ब्रीफ मेमोरेबल स्टेटमेंट जो कि कैप्चर करता है एक ब्रॉड और यूनिवर्सल ट्रूथ या किसी आइडिया को। तो फ्रेंड्स, उसको हम एफोरिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द टर्म प्रोसोडी सिग्निफाई? दोस्तों, प्रोसोडी टर्म किस चीज को सिग्निफाई करता है? सो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए स्टडी ऑफ शोइंग द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स, बी डिक्शनरी मार्किंग और सी सेंस ड्रॉन और डी द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द मेट्रिकल स्ट्रक्चर और वर्सिफिकेशन। Which one is correct? Option number D is correct. The systematic study of the metrical structure versification. A pause in the middle of a line of poetry or verse, sometimes marked by punctuation. So friends, what is it? तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की सिजूरा। पोज होता है लाइंस के बीच में, पोइट्री के बीच में, पोइट्री के अंदर और या किसी वर्स के अंदर। कभी कभी उसको जो है हम पंक्चुएशन मार्क्स के द्वारा भी जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिजूरा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द सिंक्वेन आल्सो नोन एज क्विंटेट और क्विंटेट इज ए पोएम और स्टैंजा कंपोज्ड ऑफ। फ्रेंड्स, सिंक्वेन जिसको कभी कभी जो है हम क्विंटेट या क्विंटेट के नाम से भी जानते हैं, ये पोएम है या कोई स्टेंजा है तो उसको कंपोज किया गया था 4 लाइन्स, 5 लाइन्स, 6 लाइन्स और 7 लाइन्स में। विच वन इज करेक्ट? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 5 लाइन्स। क्लियर फ्रेंड्स, alliteration can be defined as a special case of consonants where there are repeated consonant sounds at a। सो फ्रेंड्स, एलिट्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एक स्पेशल केस में कॉन्सोनेंस के रूप में भी। ठीक है, कॉन्सोनेंस के एक स्पेशल केस में जो है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जहाँ पर जो है जो सिलेबल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स होता है, उसकी रिपीटेड जो होती है वो कहाँ पर होती है? स्ट्रेस सिलेबस में, अनस्ट्रेस सिलेबस में, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और नन। विच वन इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेस सिलेबस। एलिट्रेशन और एजेनेंस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ दिया गया है, इसको चेक करते हैं एक बार। एलिट्रेशन इज ए स्टाइलिस्टिक डिवाइस वेयर कॉन्सोनेंट साउंड्स आर रिपीटेड एट ए स्ट्रेस पार्ट ऑफ द वर्ड, यूजुअली एट द बिगिनिंग कॉन्सोनेंट्स। ठीक है दोस्तों, कॉन्सोनेंट्स ऑन द अदर हैंड इज सिमिलर टू एलिट्रेशन in that it employs the repetition of consonant. However, in the consonants, the repetition happens at the end of closely connected following or adjacent words in a sentence. तो दोस्तों, इसको अगर मोटा मोटी हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिट्रेशन एक स्टाइलिस्टिक डिवाइस है जो कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिपीट करती है। कहाँ पर करती है? किसी भी वर्ड या फ्रेज के स्ट्रेस पार्ट पर। सामान्य रूप से इसकी जो रिपीटेशन होती है वो बिगिनिंग में होती है। ध्यान रखना, एलिट्रेशन की जो रिपीटेशन होती है वो बिगिनिंग में होती है और कॉन्सोनेंट्स की जो रिपीटेशन होती है दोस्तों वो
उसकी रिपीटेशन कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिपीट करता है और वो लास्ट में रिपीट करता है। ठीक है दोस्तों, जो स्पेशली वर्ड से जुड़े हुए होते हैं या उससे क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। ठीक, वन मोर थिंग, एलिट्रेशन इज ए पार्ट ऑफ कॉन्सोनेंट्स वाइल कॉन्सोनेंट्स इज द मेन कैटेगरी विच एलिट्रेशन फॉल्स अंडर। एलिट्रेशन जो है एक मतलब एजेनेंस का पार्ट है, जबकि एजेनेंस जो है मेन कैटेगरी है जिसके अंडर में एलिट्रेशन आता है। कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं एलिट्रेशन के। ए गुड मैन इज ग्रफ ग्रम्पी एंड क्रंकी। यहाँ पर चेक करते जी 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 और यहाँ पर सी। जो रिपीटिशन हो रही है वो जी की रिपीटिशन हो रही है, वर्ड्स के इनिशियल में हो रही है और जी पर ही पूरा स्ट्रेस यहाँ पर आ रहा है। द विच इज विशेज वुमेन वरीड। ठीक है, विशेज वुमेन वरीड, डब्ल्यू की रिपीटिशन यहाँ पर हो रही है और डब्ल्यू पर पूरा जो स्ट्रेस है वो आ रहा है। शी शेल्स, शी शेल अगेन। तो यहाँ पर जो है एस कॉन्सोनेंट्स है उसकी रिपीटिशन हुई है और बिल्कुल वर्ड्स के बिगिनिंग में हो रही है। तो ये क्लियर होता है कि एलिट्रेशन की जो रिपीटिशन होती है साउंड की, कॉन्सोनेंट साउंड्स की, वो वर्ड्स के शुरू में होती है। जैसे शी सेल्स, शी, यहाँ पर शी की पूरी रिपीटिशन होगी, सेल अगेन। क्लियर दोस्तों, लेट्स हैव एग्जांपल ऑफ कॉन्सोनेंट्स। द फर्स्ट एंड द लास्ट ब्रश स्वीप्स फास्ट बेस्ट। फर्स्ट एंड लास्ट ब्रश स्वीप्स फास्ट बेस्ट। फर्स्ट, लास्ट, फास्ट और बेस्ट, इन सभी में कॉन्सोनेंट्स साउंड यानी कि एस टी, फर्स्ट जैसा साउंड सभी में आ रहा है, जो एस टी पर आ रहा है उसकी रिपीटिशन हो रही है। ही सेड ही वुड गो होम हॉट एंड ऑन फुट। ठीक है, कॉम ओम, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ओम ओम। ठीक है, इसकी ये बिल्कुल एंड में एसोसिएटेड है, एंड में जुड़ा हुआ है। ठीक, और इसकी रिपीटिशन यहाँ पर हो रही है। तो आई थिंक आपने जो है बहुत अच्छे से दोनों का जो डिफ्रेंशिएट है उसको देख लिया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेबल इज यूजुअली ए टेल अबाउट डॉट 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 हु आर पर्सोनिफाइड एंड बिहेव एज दो दे वर ह्यूमंस। तो फ्रेंड्स ये फेबल जो है एक टेल है, किसके विषय में है, जिसको पर्सोनिफाई किया गया है और वे बिहेव करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की तरह। तो फ्रेंड दैट इज कॉल्ड एनिमल्स के विषय में जो ये टोटल कहानी आती है। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A parable is a dot 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 used to illustrate a moral or spiritual lesson. It comes from a Greek word meaning comparison. Parable क्या है दोस्तों, डॉट डॉट यहाँ पर दिया गया है। ठीक, और इसको किसी मॉरल और जो स्पिरिचुअल लेसन होता है उसको इलिस्ट्रेट करने के लिए जो है यूज किया जाता है। ठीक, इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, और ये ग्रीक वर्ड कंपैरिजन से आया हुआ है। व्हाट इज इट? सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट स्टोरी। The fable is usually tale about animals who are personified and behave as though they were humans. The device of the personification is also extended to trees, winds, streams, stones and other natural objects. इसका सार यह है कि फेबल एनिमल्स के विषय में सामान्य रूप से एक कहानी होती है जिनको पर्सोनिफाई करके ह्यूमन बींग्स की तरह दिखाया जाता है और वो इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे वो ह्यूमन्स बींग्स हो। इसको दोस्तों आगे भी एक्सटेंड करके ट्रीज, विंड्स, स्ट्रीम्स, स्टोन्स एंड जो अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी पर्सोनिफाई किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? पैरेबल की भी छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है।
Like fables, the parable also tells a simple story, but whereas fables tend to personify animals' characters, often giving the same impression as does an animated cartoon. दोस्तों दोनों एक समान है पेरेबल और फेबल, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो पेरेबल है वो एनिमल्स को पर्सोनिफाई करती है, जबकि फेबल में जो कार्टून्स को एनिमेटेड किया जाता है। और इसका जो टिपिकल पेरेबल यूज़ होता है वो स्पेशली ह्यूमन एजेंट्स के लिए यूज़ होता है। आई होप कि अब आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन 8 एग्जाम्पलम, लैटिन वर्ड है इसका एग्जाम्पल, ठीक है, और इसका जो प्लूरल होता है दोस्तों वो एग्जाम्पला होता है। एक शॉर्ट नेरेटिव यूज़ होता है इसका, इलस्ट्रेट किसी मॉरल जो वर्क होता है उसको इलस्ट्रेट करने के लिए। द टर्म अप्लाइज प्राइमरी टू द स्टोरीज यूज्ड इन। तो फ्रेंड्स यह जो है टर्म स्पेशली जो प्राइमरी स्टोरीज में यूज़ किया जाता था। कब, किस पीरियड में यूज़ किया जाता था? मिडिवल सरमन्स, मॉडर्न सरमन्स, एंशिएंट सरमन्स और क्रिश्चियन फोर्ड। विच वन इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेडिवल sermons। एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं। अनलाइक द पेरेबल, द एग्जाम्पलम वाज यूजुअली presumed to be true and the moral preached at the beginning rather than at the end। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 and ... is a work that conveys a hidden meaning, usually moral, spiritual or political, through the use of symbolic characters and events। So friends ये एक वर्क है जो एक हिडन मीनिंग को कन्वे करता है, स्पेशली दोस्तों मॉरल, स्पिरिचुअल या पॉलिटिकल को कुछ सिंबॉलिक जो करेक्टर्स होते हैं या इवेंट्स होती हैं उनके द्वारा। क्या कहते हैं इसको? एनेक्डोट, एलिगोरी, स्टोरी, नोवेल। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एलिगोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वोवल साउंड्स विद इन वर्ड्स एंड फ्रेज कॉमनली यूज्ड फॉर लिरिकल इफेक्ट इन पोइट्री एंड अदर लिटरेरी फॉर्म्स। व्हाट इज इट? इसको क्या कहेंगे दोस्तों? रिपीटिशन होता है सिमिलर वोवल्स का, वोवल साउंड का वर्ड्स के अंदर या फ्रेजेस के अंदर, और यूज़ किया जाता है स्पेशली लिरिकल इफेक्ट पोइट्री में लाने के लिए। तो ये लिटरेरी फॉर्म कौन सी है? कॉन्सोनेंस, एलिट्रेशन, एजेनेंस और एग्जाम्पलम। ठीक है, विच वन इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजेनेंस। इसके कुछ एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। एजेनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ द सेम और सिमिलर वोवल साउंड्स विद इन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस। दोस्तों पहले तो ये आप ध्यान रखना कि वोवल साउंड्स की बात कर रहे हैं, वोवल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो एजेनेंस है उसमें रिपीटिशन होती है सेम और सिमिलर वोवल साउंड्स की फ्रेजेस और सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, शी सीम्स टू बी बीम रेस ऑफ सनशाइन विद हर आइज ऑफ ग्रीन। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों आप, आइज ग्रीन और बीम। ठीक है, तो ये जो सिमिलर जो है साउंड यहाँ पर दे रहे। क्वेश्चन नंबर 11 ए लिटरेरी डिवाइस इन विच वन और मोर कैरेक्टर्स इन ए स्टोरी रिमेन अनवेयर ऑफ प्लॉट developments that have already been revealed to the audience, giving rise to humor, suspense और double meanings। ठीक है दोस्तों, एक लिटरेरी डिवाइस है जो एक या उससे अधिक कैरेक्टर्स में मतलब स्टोरी में उससे अनअवेयर होते हैं उसके प्लॉट से, डेवलपमेंट से, और जिसको लगभग पहले ही जो है रिवील कर दिया जाता है ऑडियंस के लिए। गिविंग राइज, ह्यूमर, सस्पेंस और डबल मीनिंग्स। ठीक है, जिसका यूज जो है ह्यूमर को राइज करने के लिए, सस्पेंस को राइज करने के लिए, या
किसी भी स्टोरी में डबल मीनिंग को राइज करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सिचुएशनल आयरनी, ऑप्शन बी ड्रामेटिक आयरनी, ऑप्शन सी आयरनी ऑफ फेट और ऑप्शन डी फार्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ड्रामेटिक आयरनी। Question number 12. ... is a literary device that contrasts expectations and reality. Irony, satire, commentary or parody. Which one is correct? So friends, correct answer is A. Irony is a literary device that contrasts expectations and reality. दोस्तों आयरनी एक ऐसी डिवाइस है जो कंट्रास्ट करती है जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जो रियलिटी होती है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उस पर। क्वेश्चन 13. आयरनी occurs when an expected outcome is subverted. ... Irony occurs when an expected outcome is subverted. Option A dramatic, B verbal, C tragic और D situational. Which one is correct? ठीक है, सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सिचुएशनल। तो ये कंप्लीट बनेगा दोस्तों situational irony occurs when an expected outcome is subverted. Clear friends? Let's move to the next question. Question number 14. ... Irony, speaker says one thing while meaning another, resulting an ironic clash between their intended meaning and their literal meaning. सो फ्रेंड्स ये किस प्रकार की आयरनी होगी? वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, कॉस्मिक आयरनी और सिचुएशनल आयरनी। कि जब स्पीकर कहता कुछ है, ठीक है, और उसका अर्थ जो है कुछ और निकलता है, ये किस प्रकार की आयरनी होगी? ठीक है, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिस इज वर्बल आयरनी। यहाँ पर ड्रामेटिक आयरनी, सिचुएशनल आयरनी और दोस्तों जो सबसेट है वो और सभी से रिलेटेड जो है कुछ थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दी गई है। चलो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रामेटिक आयरनी दोस्तों आल्सो नॉन एज द ट्रेजिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी को ट्रेजिक आयरनी भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ आयरनी ओकर्स व्हेन द ऑडियंस नॉन समथिंग दैट द मेन कैरेक्टर्स डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल इन विलियम शेक्सपियर्स ओथेलो, ठीक है, ओथेलो ट्रस्ट्स यागो बट द ऑडियंस नोज बेटर। तो फ्रेंड्स ड्रामेटिक जो आयरनी होती है वो क्या होती है कि ऑडियंस को तो पहले से पता चल जाता है कि जो मेन कैरेक्टर है वो क्या करने वाला है, लेकिन जो उस समय जो परफॉर्म करने वाले कैरेक्टर्स होते हैं उनको इसका पता नहीं चलता है। जिसका बेस्ट एग्जांपल दोस्तों शेक्सपियर का ओथेलो हो जाएगा कि ओथेलो जो है यागो को ट्रस्ट करता है, लेकिन जो ऑडियंस है वो यागो को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस प्रकार के कैरेक्टर का पर्सन है। सो फ्रेंड्स आफ्टर दैट आता है सिचुएशनल आयरनी, ठीक है, आफ्टर दैट आता है सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी occurs when an expected outcome is subverted, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल इन ओ हेनरीज क्लासिक शॉर्ट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मैगी, ए वाइफ कट्स फॉर long hair to sell it in order to buy her husband a chain for his prized watch। क्लियर दोस्तों? और meanwhile the husband sells his watch in order to buy his wife a comb for her hair। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया कि जो हस्बैंड जो वाइफ है वो तो अपने हेयर को जो है सिचुएशनल आयरनी के अंदर क्या क्या होता है कि हस्बैंड जो वाइफ है वो तो अपने लॉन्ग हेयर्स को बेच देती है, किस लिए? हस्बैंड के लिए एक चेन
परचेज करने के लिए, ठीक है ना, फॉर हिज प्राइज्ड वॉच, उसकी जो प्राइज वॉच थी उसको देने के लिए। मीनवाइल क्या होता है, हस्बैंड सेल्स हिज वॉच इन ऑर्डर टू बाय हिज वाइफ ए कॉम फॉर हर हेयर, जबकि हस्बैंड जो है अपनी जो कॉस्टली वॉच होती है वो उसको बेच देता है वो अपनी पत्नी के लिए कॉम खरीदने के लिए। तो सिचुएशनल आयरनी कम्स फ्रॉम ईच पर्सन नॉट एक्सपेक्टिंग टू हैव देयर गिफ्ट अंडरकट बाय द अदर्स एक्शंस। ठीक है फ्रेंड्स, ए सबसेट सिचुएशनल आयरनी इज कॉमिक आयरनी। जो सबसेट जो सिचुएशनल आयरनी होती है, सबसेट होता है उसका, उसको ही दोस्तों क्या होता है वो कॉस्मिक आयरनी होती है। ठीक है दोस्तों, कॉस्मिक आयरनी को भी यहाँ से आप देख सकते हैं। कॉस्मिक आयरनी ओकर्स व्हेन ए हायर पावर इज ए गॉड फेड द यूनिवर्स intervenes to create an ironic situation, otherwise known as the irony of fate. This idea of interference can either be actual or interfered. In other words, there are clear cosmic irony examples when a mystical meddler was involved, but there are also examples that only seem to be supernaturally influenced or are ambiguous enough for the argument to be made. तो फ्रेंड्स आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आप इसको आसानी से पढ़ सकें और अपनी नोटबुक में नोट कर सकें। ठीक है, वन ऑफ द मोर मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ द कॉस्मिक आयरनी इज द सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक इन 1912। तो फ्रेंड्स जो कॉस्मिक आयरनी का एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है, मॉडर्न एग्जाम्पल है, वो है टाइटैनिक का डूबना। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग डिजाइन बाय द बेस्ट ह्यूमन इंजीनियर्स टू बी अनसिंकेबल, तो उसको बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया था, बेहतर जो ह्यूमन इंजीनियर्स थे उनके द्वारा, कि वो डूबेगा नहीं। ह्यूमन्स वांट टू बिलीव दैट फेट एंड अनदर आइडिया एंड द शिप सैंक। जो ह्यूमन्स बीइंग थे वो क्या कहते हैं, अपने भाग्य पर भरोसा करते हैं, लेकिन अदर आइडिया क्या होता है, वो शिप जो है डूब जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्बल आयरनी, द डेफिनेशन ऑफ द वर्बल आयरनी इज ए स्टेटमेंट इन विच द स्पीकर्स वर्ड आर incongruous with the speaker's intent. A speaker says one thing while meaning another, resulting in an ironic clash between their intended meaning and their literal meaning. तो फ्रेंड्स जो इसको अगर मोटा मोटी बात करें तो जब स्पीकर जो है कहता कुछ है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक बच्चा था, उसने अपने कमरे को जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब गंदा किया हुआ था। गंदे से मतलब उसने अपना सामान जो है सब इधर उधर जो है अपसेट तरीके से फेंका हुआ था। तो उसकी मदर आकर कहते हैं कि तुमको तो सफाई के लिए इनाम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, वो वर्बल आयरनी होगी, वो जो बोल रही हैं वो कुछ है जबकि उसका जो लिटरल मीनिंग है वो कुछ और है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं हमने दिया हुआ है, लुकिंग एट हर सन्स मेसी रूम मॉम सेज वाओ यू कुड विन ए अवार्ड फॉर क्लीनलीनेस। ठीक है, यहाँ पर भी हमने इस एग्जाम्पल को रखा हुआ है। ऑन द वे टू द स्कूल बस गेट्स ए फ्लैट टायर एंड द बस ड्राइवर सेज एक्सीलेंट दिस डे कुडंट स्टार्ट ऑफ एनी बेटर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि स्कूल में क्या हुआ, जो स्कूल बस था उसका टायर क्या हुआ, वो फ्लैट हो गया, मतलब ब्रस्ट हो गया, और तब ड्राइवर क्या कह रहे हैं कि एक्सीलेंट, इससे बेहतर तो दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों ये सभी जो है वर्बल आयरनी के एग्जाम्पल हैं। 15 नंबर देखेंगे, ए पोएम और सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन रिटन इन ऑनर ऑफ ए डिसीज पर्सन। तो फ्रेंड्स ये तो सीधी सी हमारी जो क्वालिटी आ गई है ये एलएजी की आ गई हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 16 ... इज कंपोज एंड परफॉर्म एट फ्यूनरल ओरली। तो फ्रेंड्स एलएजी, डर्स, लिरिक और लिमरिक, विच वन इज करेक्ट?
तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डर्ज। डर्ज इज कंपोज्ड एंड परफॉर्म एट द फ्यूनरल ओरली। 17. Who said that there is nothing outside of the text? किसने कहा कि टेक्स्ट के बाहर कुछ नहीं है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जैकस डेरिडा। 18. The term amor, courteous, courtly love was coined by। तो दोस्तों एमोर कॉर्टियस का मीन्स क्या होता है? कोर्टली लव। ये किसके द्वारा कॉइन किया गया था वर्ड? गैस्टन पेरिस, ग्रेनविल, गोथ और नन, विच वन इज करेक्ट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गैस्टन पेरिस। 19. कंपेरिजन मेड बिटवीन टू थिंग्स टू शो दे आर अलाइक इज नॉन एज। तो फ्रेंड्स जब दो चीज़ों में कंपेरिजन की जाती है और दिखाया जाता है कि वो दोनों समान हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बोस्ट, एनालॉजी और मोनोडी और फ्रेंड्स, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एनालॉजी। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन। Unlike epic and dramatic poetry, which poetic genre does not attempt to tell a story but instead is of a more personal nature? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए सोलिलोकी, बी लिरिक पोइट्री और सी राइम्ड पोइट्री और डी नन, विच वन इज करेक्ट? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लिरिक पोइट्री। लिरिक पोइट्री क्या है? वो एपिक के समान है एंड डायनामिक ड्रामेटिक पोइट्री है जो पोइटिक जीनर को अटेम्प्ट नहीं करती है टू टेल ए स्टोरी, एक स्टोरी को बताने के लिए, लेकिन इंस्टेड इज ऑफ ए मोर पर्सनल नेचर। लेकिन इसके स्थान पर वो क्या आती है? वो नेचर में ज़्यादा पर्सनल होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू वीडियो सेशन। फ्रेंड्स लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 2 होगा और यदि आप किसी भी तरह की कोई पेड पीडीएफ चाहते तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9045338788 पर। सो फ्रेंड्स पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में हम कुछ अपने इम्पोर्टेंट जो लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डिले। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर जाना, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। Very first question is who is not member of Bloomsbury group? So friends, option A Leonard Woolf, option B E.M. Forster, option C Lytton Strachey और option D G.B. Shaw. Which one is correct? So guys correct answer is option number D G.B. Shaw। ठीक है, G.B. Shaw जो है ब्लूम्सबरी ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, biblical themes are enacted in? So friends, option A the morality plays, option B miracle plays, option C the mystery plays, option D the interludes. Which one is correct? Correct answer is option number C the mystery plays. Biblical themes are enacted in the mystery plays. So let's move to the next question. Question number 3, a thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever. So option A metonymy, option B synecdoche, option C chiasmus, option D pun. So friends याद रखना, जब भी इफेक्ट फॉर द कॉज और कॉज फॉर द इफेक्ट आपको दिया गया हो तो वहाँ पर होता है मिटोनमी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो ब्यूटी का जो इफेक्ट है दोस्तों वो जॉय के रूप में नज़र आ रहा है, यानी कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं उनको देखकर हमें हमेशा प्रसन्नता होती है। तो यहाँ पर जो ब्यूटी का जो अट्रैक्ट है वो वही कारण है जॉय का। यहाँ पर भी आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। द इफेक्ट फॉर द कॉज और द कॉज फॉर द इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट किसी कारण के प्रति कोई इफेक्ट हो या कोई कारण किसी इफेक्ट के प्रति हो, वहाँ पर दोस्तों मिटोनमी होता है। जैसे ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर।
तो जो ब्यूटी की थिंग होती है दोस्तों वो जॉय के लिए होती है। तो कारण क्या है यहाँ पर? कारण है जॉय। ठीक। सेकंड में है हिज फेलियर वाज द डेथ ऑफ हिम। क्लियर फ्रेंड्स? तो कॉज ऑफ डेथ, डेथ का जो कारण है वो क्या है? जो फेलियर है। डेथ का कारण क्या है? फेलियर। द ब्राइट डेथ क्वीड एट द विक्टिम्स थ्रॉट। सो फ्रेंड्स, जो स्वाड है यहाँ पर वो क्या है? वो विक्टिम की जो डेथ थी उसका कारण है। द ब्राइट डेथ क्वीड एट द विक्टिम्स थ्रॉट। तो नेक्स्ट है इसमें हिज बास्किंग इन द सन। तो यहाँ पर जो कॉज क्या है दोस्तों? यहाँ पर कॉज है सनशाइन। क्वेश्चन नंबर 4, एन एम्बेसडर इज ए मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एक एम्बेसडर दोस्तों, सबसे पहले तो आपको देखना है एम्बेसडर की स्पेलिंग, क्योंकि कई बार मिस स्पेल के रूप में स्पेलिंग पूछी जाती है। AMB एम्ब, और फिर लिखना है S, और फिर लिखना है दोस्तों एडोर। एम्बिस अडोर, MS अडोर। बोलने के लिए आप कुछ भी बोलिए, लेकिन याद करने के सेंस से आप याद रखिए MS अडोर, एम्बेसडर। ठीक है। एन एम्बेसडर An ambassador is a man who lies abroad for the good of his country. ठीक है फ्रेंड्स। सो विच फिगर्स ऑफ स्पीच इज हेयर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, पन। दोस्तों पन होता है स्पेशली प्ले ऑन वर्ड्स, कि शब्दों के साथ में खेलना ही पन कहलाता है। ठीक। एक एम्बेसडर जो राजदूत होता है वो विदेश में रहता है, झूठ बोलता है, किसके लिए? गुड ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के लिए। तो यहाँ पर जो लाइज वर्ड है इसके डबल सेंस आ रहा दोस्तों। एक तो लाइज होता है जो स्पेशली टेल ए लाई होता है झूठ बोलने के सेंस में, और एक लाई होता है स्पेशली रेस्ट के सेंस में, जो हम एक जगह पर लेटे रहते हैं या एक जगह पर रहते हैं, एक जगह पर जो है हम किसी भी जो मोशनलेस स्थिति होती है उसमें हम रहते हैं, तो एक लाई उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर लाई का डबल मीनिंग आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पन। देखिए यहाँ पर भी चेक कीजिए, पन। पन कंसिस्ट इन द यूज ऑफ ए वर्ड इन सच ए वे दैट इट इज कैपेबल ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन। ठीक है ना? इट इज कैपेबल ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन। मीन्स प्ले ऑन वर्ड्स, द ऑब्जेक्ट बीइंग टू प्रोड्यूस ए ल्यूडिक्रस इफेक्ट। एक ल्यूडिक्रस इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए उनका वर्ड्स का यूज जो है किया जाता है। जैसे इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन लीवर। लीवर वर्ड दिया गया है, एक लीवर, पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, मैं, आप या और कोई, कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से अपनी लाइफ को जीते हैं। ठीक। दूसरा लीवर होता है दोस्तों जो हमारा बॉडी पार्ट्स होता है, ठीक है ना, जिसको हम, दूसरा लीवर क्या होता है जो हमारा बॉडी पार्ट्स से लीवर, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी डबल सेंस लिखा रहा, तो इसलिए C, पन। ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज मीन्ड बाय रिटोरिक? रिटोरिक का मीनिंग क्या होता है? यूजिंग लैंग्वेज म्यूजिकली इन पोएट्री, using language according to poetic diction, using language metaphorically in poetry, or art of using language effectively and impressively in poetry. Which one is correct? So guys, correct answer is option number 4, art of using language effectively and impressively in poetry. Question number 6, the literary art of diminishing a subject by making it ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement and scorn is called. So friends, एक ऐसी आर्ट, एक ऐसा लिटरेरी आर्ट जो किसी भी सब्जेक्ट को डिमिनिश करके, छोटा करके, और उसको थोड़ा सा रिडिकुलस वे में प्रेजेंट करता है, स्पेशली जो उसका एटीट्यूड होता है वो अम्यूजमेंट की तरफ होता है, तो फिर दैट इज़ कॉल्ड सैटायर। ठीक है। जो सामाजिक जो बुराइयाँ होती हैं
उनको बहुत छोटा करके रिडिकुलस वे में लोगों के मनोरंजन के तौर पे जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है। Who introduced the concept disassociation of sensibility? So friends, disassociation of sensibility का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, T.S. Eliot। क्लियर फ्रेंड्स? छोटी सी एक्सप्लेनेशन, डिसएसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज अ फ्रेज इंट्रोड्यूस्ड बाय T.S. Eliot in his essay The Metaphysical Poets। जो मेटाफिजिकल पोइट्स थी उनकी ऐसे, उसमें जो है उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर फ्रेंड्स? एलियट बिलीव दैट मेटाफिजिकल पोइट्स हैड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, कि जो यूनिटी थी वो मेटाफिजिकल पोइट्स में थी, ऐसा एलियट का मानना था। दे कुड फील देयर थॉट्स एज इमीडिएटली एज द ऑर्डर ऑफ रोज, और उनका ऐसा मानना था कि वो अपने जो थॉट्स थे उनको इतनी जल्दी या इतनी आसानी से फील कर सकते थे जितनी आसानी से हम एक गुलाब की खुशबू को जो है फील करते हैं। बट इन द 18th सेंचुरी ए डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी सेट इन। देयर वर, देखिए, देयर वर रोमांटिक पोइट्स हु कुड ओनली फील, कि जो रोमांटिक पोइट थे वो केवल फील कर सकते थे। और उसके बाद में विक्टोरियंस आए, टेनिसन्स, ब्राउनिंग, ये केवल उसके विषय में सोच सकते थे। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल रिलेटेड टू एडवेंचरस ऑफ एन एक्सेंट्रिक और डिसरेप्यूटेबल इन एपिसोडिक फॉर्म एंड द जेनर गेट्स फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो और रोग। सो फ्रेंड, नीचे दिए गए कुछ वर्ड्स में से आपको ये बताना है कि जो एडवेंचर से रिलेटेड होता है एक एक्सेंट्रिक वे में, और डिसरेप्यूटेबल इन एपिसोडिक फॉर्म होती है उसकी, ठीक है। और इसका जो मतलब इसको जो लिया गया है जेनर को, वो स्पेनिश वर्ड पिकारो या रोग से जो है उसको लिया गया है। तो फ्रेंड्स, पिकारो से या रोग से जो लिया गया है दोस्तों, वो लिया गया है पिकारेस्को नोवेल। और ये रोग का मतलब थोड़ा सा विलेन टाइप में होता है, ठीक है। जो पिका वर्ड है, पिकारो वर्ड है, इसका जो रिलेशन होता है दोस्तों वो थोड़ा सा रोग टाइप में होता है, ठीक, थोड़ा सा विलेन टाइप में होता है। क्लियर? द पिकारेस्क नोवेल, स्पेनिश पिकारेस्का फ्रॉम पिकारो फॉर रोग और रास्कल इज ए। तो जो पिकारेस्क नोवेल है दोस्तों वो स्पेनिश वर्ड पिकारेस्का, ठीक है, जो कि पिकारो से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों रोग और रास्कल। ध्यान रखना, स्पेनिश वर्ड था पिकारेस्का, ये बना था पिकारो से, और इसका अर्थ क्या होता है? रोग और रास्कल, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं, इज ए जेनर ऑफ प्रोज फिक्शन, ये स्पेशली प्रोज फिक्शन का जेनर होता है। इट डिपिक्ट्स द एडवेंचर्स ऑफ रगीस बट अपीलिंग हीरो, यूजुअली of low social class who lives by his wits in a corrupt society. Picaresque novels typically adopt a realistic style. So let's move to the next question. A medieval didactic genre in prose or verse in which the behavior of animals used as symbolic type points a moral. So friends, एक मेडिवल डिडक्टिक जेनर था प्रोज में, ठीक है, या वर्स में जिसको कह सकते हैं, जो एनिमल्स के बिहेवियर्स को यूज़ किया था सिंबॉलिक वे में, स्पेशली मॉरल पॉइंट्स को लेकर। तो उसको क्या कहते थे? बिस्टियरी और एसोटेरिको और एस्पेरेंटो और बर्लेटा। विच वन इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बेस्टियरी। उसको क्या कहते थे? बेस्टियरी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हार्ट ऑफ ए फूल इज इन हिज माउथ बट द माउथ ऑफ वाइज मैन इज इन हिज हार्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक
जो मूर्ख व्यक्ति का जो मतलब होता है वो उसके मुख में होता है, उसका हार्ट, ठीक है। लेकिन माउथ एक वाइज मैन का जो होता है दोस्तों वो उसके दिल में होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था। तो यहाँ पर हाइपरबल है, कायस्मस है, लाइटोटीज है और एनाफोरा है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज हियर, ठीक है। हाइपरबल, कायस्मस, लाइटोटीज, एनाफोरा। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज कायस्मस, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Given below are figure of speech and presented there an example of it. Choose the option which does not correspond according to the word. ठीक है फ्रेंड्स, नीचे कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और कुछ शायद उनके सामने एक्सप्लेनेशन या वर्ड दिए गए हैं। तो चेक करना है कि आपको वो बनता है नहीं बनता है, ठीक है। मेटोनमी एक हमने बताया कि कोज फॉर इफेक्ट, इफेक्ट फॉर कोज। और दोस्तों एक कोई वर्ड जो किसी से क्लोजली एसोसिएटेड होता है उसके लिए बोलते हैं, ठीक है। जो वर्ड किसी से एसोसिएटेड होता है, जब हम कहना कुछ चाहते हैं वो किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे वाइट हाउस। एक एग्जांपल मैं आपको शुरू में बताऊंगा। तो वाइट हाउस दोस्तों, जो अमेरिकी जो पार्लियामेंट है उसको वाइट हाउस बोला जाता है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, देखिए मेटोनमी। आई लव रीडिंग शेक्सपियर। आयरनी, द गॉड ऑफ क्रिकेट कुड नॉट स्कोर इवन ए सिंगल रन इन 3 मैचेज। और सटर, ए मैन डाइड ऑफ ए हार्ट अटैक व्हेन ही सॉ हिज हॉस्पिटल बिल। और एंटीथेसिस, फेलियर लीड्स टू सक्सेस। विच वन इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स चेक किए लेते हैं, ठीक है। चेक किए लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर सही है और कौन कौन से सही नहीं है। पहला सेंटेंस, मेटोनमी, आई लव रीडिंग शेक्सपियर। दोस्तों शेक्सपियर का मतलब है शेक्सपियर का वर्क। शेक्सपियर का मतलब शेक्सपियर का वर्क। तो मुझे शेक्सपियर का वर्क जो है पढ़ना पसंद है, ये ठीक है, क्योंकि शेक्सपियर रिप्रेजेंट कर रहा है शेक्सपियर के वर्क के लिए। द गॉड ऑफ क्रिकेट कुड नॉट स्कोर इवन ए सिंगल रन इन 3 मैचेज। तो दोस्तों कि अब पहली बात ये करा कि क्रिकेट का जो स्कोर, गॉड का जो क्रिकेट होता है उसका स्कोर काउंट नहीं हो सकता, जबकि हर 3 मैचों में 1 रन होता है, ठीक। तो ये बात भी सही है। आयरनी में जो विरोधाभास चीज़ होती है उनको रखा जाता है। और सटायर, ए मैन डाइड ऑफ ए हार्ट अटैक व्हेन ही सॉ हिज हॉस्पिटल बिल। तो फ्रेंड्स ऐसा हो नहीं सकता कि किसी हॉस्पिटल बिल को देखकर किसी को हार्ट अटैक आ जाए। तो यहाँ पर मतलब जो उसका जो दुख है उसको बड़े मजाक के अंदाज में दोस्तों बताया गया है। यानी हार्ट अटैक से मतलब यह है कि जो उसके ऊपर बिल को देख कर जो दुखों का पहाड़ था उसको देखकर जो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ। डी को चेक करते हैं, एंटीथेसिस, फेलियर लीड्स सक्सेस। दोस्तों ये नहीं है। एंटीथेसिस में 2 अपोजिट सेंटेंस आपको दिए होंगे, 2 अपोजिट आइडियाज़ आपको दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर तो 2 अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं। जब 2 अपोजिट वर्ड्स किसी सेंटेंस में दिए जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पर हो जाता है ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। लेकिन अगर जब 2 आइडिया दिए गए होंगे तो वहाँ पर हो जाएगा एंटीथेसिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होता है दोस्तों वो होना था ऑक्सीमोरॉन, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है एंटीथेसिस। तो इसलिए ये ऑप्शन ही गलत है, यानी कि मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज मोरा? मोरा क्या है? रेफर्स टू ए यूनिट ऑफ मेट्रिकल टाइम, रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ ड्रामा, क्लियर, और रेफर्स टू ए राइम ऑफ द 2 और मोर सिलेबल और नन। सो फ्रेंड्स व्हाट इज मोरा? मोरा क्या है? तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेफर्स टू ए यूनिट ऑफ मेट्रिकल टाइम। रेफर्स टू ए यूनिट ऑफ मेट्रिकल टाइम विच डेनोट्स द ड्यूरेशन ऑफ ए शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट सिलेबल
which is generally represented thus: you. This is called a brave. The time occupied by a long syllable in a quantitative verse is two more. This is represented by and this is called a macron. Clear दोस्तों? Question number 13. The following lines is from the play Julius Caesar. जूलियस सीजर से रिलेटेड एक लाइन यहाँ पर दी गई है: ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेट टू ब्रिटिश बीस्ट्स, द फिगर ऑफ स्पीच एम्प्लॉयड इन दी अबव लाइन इज। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सोनिफिकेशन। ठीक, दाउ आर्ट फ्लेट टू ब्रिटिश की जजमेंट है, उसकी कोई आर्ट नहीं होती है। जजमेंट जो है एक नॉन लिविंग थिंग्स होती है। ठीक है, जो जजमेंट है वो एक नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उसको ह्यूमन बींग्स की तरह दिखाया जा रहा है। फोर्टीन, द ... designates any novel that features a rapid sequence from relentless and terrifying pursuit by sinister enemies. Which one is correct? कि कुछ नॉवल होते हैं, डेजिग्नेटिक नॉवल होते हैं दोस्तों, जो स्पेशल फीचर्स के रूप में होते हैं, रैपिड सीक्वेंस में, रिलेंटलेस होते हैं एंड टेरिफाइंग होते हैं, जो सिनिस्टर एनिमीज होते हैं उनके द्वारा जो है परसूट किए जाते हैं। तो दैट इज क्राइसिस, इन्वेंशन, थ्रिलर और ट्रॉब एडोर। विच वन इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रिलर। वन दैट थ्रिल्स स्पेशली, ए वर्क ऑफ फिक्शन और ए ड्रामा डिजाइन्ड टू होल्ड द इंटरेस्ट बाय द यूजिंग ऑफ ए हाई डेंगू ऑफ इंट्रीग। ठीक है, एडवेंचर और सस्पेंस। क्लियर दोस्तों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन है उससे रिलेटेड दी गई है। दिस टाइप ऑफ फिक्शन वाज इनॉग्रेटेड बाय विलियम गॉडविन कैलेब, विलियम 1794 में, इन विच द हीरो फ्लीज मैलिग्नेंट persecution by an employer whose guilt is discovered. The term thriller was first applied to fiction in pulp magazines and is now most frequently used for the such popular writings with formulaic plots and the thin characterization. के लिए दोस्तों ये कैसे दर्शाया जाता है? फॉर्मलिक प्लॉट्स के रूप में दर्शाया जाता है और इसकी जो करेक्टराइजेशन होती है बड़ी थिन होती है, बहुत वीक होती है कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज राइम रॉयल स्टेंजा? सो फ्रेंड्स, राइम रॉयल स्टेंजा क्या है? विच वन इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइम रॉयल स्टेंजा इज ए 7 लाइन स्टेंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर। और क्वेश्चन नंबर 16 होगा, फॉर्मूलाइक यूज ऑफ वर्ड्स टू प्रोड्यूस ए मैजिकल इफेक्ट्स एंड। तो दोस्त फॉर्मूलाइक एक वर्ड होता है जिसको हम वर्ड्स में यूज करते हैं मैजिकल इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करने के लिए। और क्या होता है दोस्तों? टू क्रिएट एन इंटेंसिफाइंग इमोशनल टेम्परेचर। ठीक है, द वर्ड्स में बी चैंटेड और स्पोकन। इट इज़ वेरी कॉमन इन प्रिमिटिव लिटरेचर and is much seen by scholars and wishes and also ritual purposes is in a cream. To create an intensifying emotional, कि एक इंटेंसिफाइंग इमोशनल बनाना टेम्परेचर के रूप में। द वर्ड्स में भी चेंटेड और स्पोकन, कि ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनको या तो चेंट कहता है कि बहुत धीरे धीरे बुदबुदाने जैसे अंदाज में बोला जाता है, या फिर जो सीधे सीधे बोला जाता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन प्रिमिटिव लिटरेचर्स, और प्रिमिटिव लिटरेचर्स में बहुत कॉमन है। मच यूज्ड बाय द स्कॉलर्स एंड द विचेस एंड आल्सो फॉर नेचुरल पर्पज एज इन ए चार्म। तो ये क्या होता था दोस्तों कि
बहुत ज़्यादा यूज़ किया था स्कॉलर्स के द्वारा, ठीक है, विशिज के द्वारा। किस लिए यूज़ किया जाता था दोस्तों? ये यूज किया जाता था जो धार्मिक उद्देश्य होते थे उनको पूरा करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको टाइम पर मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। इस नए वीडियो सेशन में दोस्तों आपका स्वागत है और वीडियो को लास्ट तक देखें, ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हमारी पूरी मेहनत आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बटन पर टिकी होती है, जो कि बिल्कुल फ्री है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड बैलाड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम डैश वर्ड ब्लेयर विच मीन्स डांसिंग सॉन्ग। So friends, correct answer is option number C, Latin and Italian. The word ballad has been taken from Latin and Italian word blare, which means dancing song. Clear friends? Let's move to the next question. Question number 2. In Wordsworth's prelude, the boy of Vineander is affected by Option A, blindness, Option B, deafness, Option C, muteness, and Option D, lameness. Which one is correct? So friends, in Wordsworth prelude, the boy of Vineander is affected by muteness. Option C is correct. So let's move to the next question. Before moving next question, here is some explanation. The Boy of Vineander episode is situated in book the 5th of the prelude. So friend, जो Boy of Vineander है ये prelude की book 5th में आपको देखने को मिलता है। So let's move to the next question. To weather the storm. दोस्तों to weather the storm करेक्ट इसका मीनिंग बताना है इडियम का। एंड दोस्तों करेक्ट मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू सर्वाइव ए क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 4. इन शेक्सपियर्स प्ले किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम। क्लियर फ्रेंड्स? इन शेक्सपियर्स प्ले किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ए कैंट, बी एडगर, सी एडमंड और डी ग्लॉसेस्टर। विच वन इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एडगर। क्लियर दोस्तों? एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इन शेक्सपियर्स किंग लियर एक ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स। शेक्सपियर की जो किंग लियर है दोस्तों वो एक 5 एक्ट्स की ट्रेजेडी है। एडगर ग्लॉसेस्टर्स फर्स्ट बॉर्न सन स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम। जो ग्लॉसेस्टर का फर्स्ट चाइल्ड होता है, फर्स्ट सन होता है, वो ही पुअर टॉम की आवाज़ में बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5. टू रेस्ट ऑन वंस लॉर्स, टू रेस्ट इन वंस लॉर्स। सो फ्रेंड्स, to depend on one's destiny, to become a restless person, to carve for undue popularity, or to retire from active life. Which one is correct? So guys, correct answer is option number D, to retire from active life. To rest on one's laurels इस idiom का दोस्तों मीनिंग हो जाएगा to retire from active life. Question number 6. Choose the word which is nearest in the meaning. So friends, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, वर्ड काफ़ी बड़ा है और थोड़ा सा अजीबोगरीब है। इंडेफिटेबल, इस वर्ड का आपको हिंदी मीनिंग बताना है।
टायरलेस, ब्रेव, टायर्ड और स्किलफुल, विच वन इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टायरलेस। इनडेफिटेबल का मीनिंग होता है टायरलेस। क्वेश्चन नंबर 7, complete the following proverb by choosing the correct word. A burnt child reads the, तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो हम इसको विदाउट ऑप्शन ही कंप्लीट किए देते हैं। रीड्स द फायर, ए बर्न्ट चाइल्ड रीड्स द फायर, एक जला हुआ बच्चा आग से डरता है। सो चेक के लेते हैं विच वन इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि बहुत आसान होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे भी होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फॉलासी? सो फ्रेंड्स, पैथेटिक फॉलासी टर्म का इन्वेंशन किसने किया था? सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर शो हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ही जो है करेक्ट हो जाएगा, जॉन रस्किन। ठीक है दोस्तों, बाकी के ऑप्शन इस तरह से हैं, अर्नोल्ड कीट्स एंड वर्ड्सवर्थ, बट करेक्ट आंसर इज जॉन रस्किन। ठीक है, पैथेटिक फॉलासी इज ए टर्म इन्वेंटेड बाय जॉन रस्किन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ए फ्रेज इन्वेंटेड बाय रस्किन इन 1856 इन मॉडर्न पेंटर्स वॉल्यूम 3, जो 1856 में उनका मॉडर्न पेंटर्स नाम का वॉल्यूम 3 था, उसमें उन्होंने इस फ्रेज को पैथेटिक फॉलासी जो टर्म था उसको इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ? दोस्तों बैप्टिस्टा वाइफ है, ऑप्शन ए गोंजालो, बी हेमलेट, सी मैकबेथ और डी गोंजागो। सो दोस्तों करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी गोंजागो। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। In the play Hamlet, the play within a play tells the story of Gonzago, the Duke of Vienna, and his wife Baptista, who marries his murdering nephew Lucianus. क्लियर दोस्तों, ये कहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे? जो हेमलेट प्ले में, जो प्ले के अंदर जो प्ले होता है जिसका नाम था द माउस ट्रैप। ठीक है दोस्तों, उसका नाम था द माउस ट्रैप। तो उसमें जो ड्यूक ऑफ वियना होता है उसकी वाइफ होती है बैप्टिस्टा। ठीक है, तो वो जो है अपने नेफ्यू से मैरी कर लेती है। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गैल्सवर्थीज मास्टरपीस इज? सो फ्रेंड्स, गैल्सवर्थी का मास्टरपीस है पैट्रिशन, फ्रीलांस, द फोरसाइट सागा और फ्रैटर्निटी। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फोरसाइट सागा। और दोस्तों फोरसाइट सागा जो है 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स की एक सीरीज थी। यहाँ पर भी दिया गया है, द फोरसाइट सागा पब्लिश इन 1922 इज ए सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स। 3 नॉवेल्स थे, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, Inchency 1920 and Tuller 1921, including 2 interludes, Indian Summer of a Foresight 1918 में and Awakening 1920 में। Clear friends, let's move to the next question. Milton's Aeropagitica highlights. So friends, मिल्टन का जो एरोपैजिटिका है वो हाईलाइट्स करता है। एग्जाम बनाने वालों का फेवरेट क्वेश्चन है एंड वो दोस्तों हाईलाइट करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस को। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन है ए, ये बी और ये सी और ये डी और यहाँ पर ई। इस तरह से आपको 5 ऑप्शन इसमें देखने को मिलेंगे और ये एक सेंटेंस है, इसमें आपको एरर पार्ट ढूंढना है। ही फाउंड हिमसेल्फ इन ए ट्रेबल व्हेन ही सॉ नो रिक्शा आउटसाइड द स्टेशन। सो दोस्तों ऑप्शन ए में ही मिस्टेक है, ऑप्शन बी में मिस्टेक है, ऑप्शन सी में मिस्टेक है, या ऑप्शन डी में या ऑप्शन ई में।
ही फाउंड, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, हिमसेल्फ इन ए ट्रेवल व्हेन ही शॉ नो रिक्शा आउटसाइड द स्टेशन। तो दोस्तों ये भी ठीक है। देखिए ध्यान से देखने पे पता चलता है ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रेवल। फ्रेंड्स देखिए इन अ ट्रेवल नहीं होता है, इन ट्रेवल जो है एक फ्रेज है अपने आप में। जो इन ट्रेवल है दोस्तों वो अपने आप में एक फ्रेज है, तो इन ट्रेवल नहीं होगा, केवल इन ए ट्रेवल नहीं होगा, इन होगा, ठीक है। चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ट्रेवल के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इन डेंजर, इन ट्रेवल, इन कन्फ्यूजन, इन डेट, इन डिमांड, इन डिटेल, इन फैक्ट आदि सारे जो है ये आइडियोमेटिक कंपैरिजन है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, हु डिस्क्राइब मिल्टन एज द माइटी माउंटेन इन्वेंटर ऑफ हारमोनिस एंड गॉड गिफ्टेड ऑफ ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। सो फ्रेंड्स देखिए भले ही आपको ऊपर का कुछ समझ में ना आया हो, लेकिन यहाँ से तो आपने आसानी से पता कर ही लिया होगा कि गॉड गिफ्टेड ऑफ ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड जो कहा गया था मिल्टन को, वो दोस्तों टेनिसन के द्वारा कहा गया था और ऑप्शन सी में टेनिसन दिया गया है। सो दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14, विच टू पोएम्स ऑफ मिल्टन आर कंपेनियन पीसेस। मिल्टन की कौन सी दो पोएम कंपेनियन पीसेस है? ए पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज अगेन, एल एलिग्रो एंड इल पेंसेरेसो, कॉमस एंड लाइसिडस और नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल एलिग्रो एंड इल पेंसेरेसो, जो कि ऑक्टोसिलेबिक स्टाइल में लिखी हुई हैं। और एल एलिग्रो का मतलब होता है ए चीयरफुल मैन, और दोस्तों इल पेंसेरेसो का मतलब होता है एक मेलनकली मैन और सोरोफुल मैन। सो दोस्तों लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हु इज द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स बाय गैल्सवर्दी। सो फ्रेंड्स गैल्सवर्दी का जो सिल्वर बॉक्स है उसमें जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया है स्नो, ऑप्शन बी कॉक्सन, सी वॉल्टर हाउ, सी रॉबर्ट्स। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्नो। सिल्वर बॉक्स में जो इंस्पेक्टर दिया गया है उसका नाम है स्नो। क्वेश्चन नंबर 16, हु बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनारो। सो फ्रेंड रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनारो के टाइम से कौन बिलोंग करता था? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 गैल्सवर्दी। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। 17 में दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ए बी सी कौन सा करेक्ट है? सो फ्रेंड्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, LIUTENANT। लेफ्टिनेंट ना पढ़ के आप इसको ल्यूटिनेंट पढ़िए, LIEUTET और NANT नेंट, ल्यूटिनेंट। तो दोस्तों कभी भी स्पेलिंग गलत नहीं होगी, LIEUTENANT ल्यूटिनेंट। और आप एक बार लिख कर भी देख सकते हैं LIEUTENANT ल्यूटिनेंट, ठीक है। बोलने के लिए आप कुछ भी बोलिए, लेफ्टिनेंट बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन याद करने के पर्पज से दोस्तों आपको इसे ल्यूटिनेंट ही याद रखना है, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दोस्तों सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है, आई नो हर, आई नो हर। तो फ्रेंड्स जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, आई का हो जाएगा सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सी के साथ में लगाएंगे इज, और नो का हो जाएगा दोस्तों नॉन। और ध्यान रखना कि नो के साथ में प्रीपोजिशन आता है टू, तो चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में जो है टू दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में बीइंग दिया गया है जो कि कंटिन्यूस सेंटेंस में आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, सी इज नॉन टू मी।
शी ऑफन गोज टू द सिनेमा, व्हाट इज द इटैलिसाइज वर्ड। सो फ्रेंड्स, ऑफन वर्ड इटैलिसाइज में दिया गया है, शी ऑफन गोज टू सिनेमा। सो फ्रेंड्स, इसमें जो इटैलिसाइज वर्ड है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ मैनर। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बी 20, एक कॉमिक वर्स ऑफ इरेगुलर मेजर इज। सो फ्रेंड्स, कॉमिक वर्स है और इरेगुलर मेजर्स में है, तो क्या है ये? कॉमेडी, ट्रेजेडी, फार्स और डॉग्जरल। विच वन इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉग्जरल। क्लियर दोस्तों, एक कॉमिक वर्स होता है इरेगुलर मेजर में, उसको बोलते हैं डॉग्जरल। ठीक, यहां पर भी देख सकते हैं, ए टर्म अप्लाई टू रफ, हैवी ड्यूटी, फुटेड एंड जर्की वर्सिफिकेशन। किस लिए यूज किया जाता है? टू रफ, हैवी ड्यूटी, फुटेड एंड जर्की वर्सिफिकेशन को जो है ये रफ करने के लिए अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन चेक करेंगे। आई सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। सो फ्रेंड्स, इसका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आई तो रहेगा आई, और दोस्तों सैड को बदल देंगे हम एक्सक्लेम्ड में। इसके साथ में आप विद जोरो, विद जो है, विद सोरो, विद सरप्राइज, इस तरह से भी लगा सकते हैं, और अगर एक्सक्लेम्ड भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, और दैट का रहेगा दैट, क्योंकि जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं वहां पर दैट होता है। ठीक, वाट ए को बदल देंगे वेरी में, तो सी, और ये ठीक है, सी का सी रहेगा, थर्ड पर्सन में है। इज को वाज में बदल देंगे। चेक किए लेते हैं विच वन इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, देखिए पहले ऑप्शन को देखेंगे, आई एक्सक्लेम दैट शी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। बी को देखेंगे, आई एक्सक्लेम दैट द गर्ल वाज। तो दोस्तों गर्ल तो नहीं आएगा, क्योंकि गर्ल तो पहले ही दिया गया है। उसके बाद तो उसमें जो उसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक, आई सेड व्हाट शी वाज ए, ये भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब क्वेश्चन और आंसर दोनों को एक साथ देखिए। आई एक्सक्लेम दैट शी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ। सो फ्रेंड्स, डार्क लेडी किसकी सोनेट्स में अपीयर होती है? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 23, द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। सो फ्रेंड्स, जो एज यू लाइक इट की स्टोरी है उसका जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया, जो उसकी स्टोरी है उसको कहाँ से लिया गया है? सो फ्रेंड्स, ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। ऑप्शन है लोस रोजालिंड और मिनैक्मी, नोवम ऑर्गनम और फ्रिस्ट्रेटो। विच वन इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लॉस रोजालिंड। थॉमस लॉस का जो रोजालिंड है दोस्तों, वहां से इसको लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, सचिन इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। सो फ्रेंड्स, यहां पर है कट आउट फॉर। ठीक है, इस इडियम का मीनिंग बताना है। ट्रेंड, एक्वेंटेड, सूटेबल और कंसिडरेट। विच वन इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा कट आउट, मतलब सूटेबल।
कि सचिन जो है इस काम के लिए सुटेबल नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द कमेटी कुड नॉट पेयर डाउन इट्स रिपोर्ट इनफ टू शूट बाय रूलिंग पार्टी। द कमेटी could not pare down its report enough to shoot the ruling party. So friends, पेयर का वर्ड होता है दोस्तों कम करना, और डाउन भी कम ही करना होता है। चेक के लेते क्या आता है, तो रिड्यूस, मेक, ऑस्टर, इन्फोर्स और स्टॉप इट। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द कमेटी कुड नॉट reduce its report enough to shoot the ruling party, कि वो अपनी जो रिपोर्ट थी कोई उसको इतना कम नहीं कर पाया कि वो रूलिंग पार्टी के लिए जो है सूटेबल होती। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त पवन कुमार, और दोस्तों मैं स्वागत करता हूं यूपीटीईटी इंग्लिश के लिए लिटरेरी टर्म्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। माय डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, इसका आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। दोस्तों अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो हमें नई वीडियो बनाने के लिए एक नई प्रेरणा मिलती है, जिससे हम नए उमंग और उत्साह के साथ में जो है अगली वीडियो बनाते हैं। तो आई होप कि आप हमारे उमंग और उत्साह को बरकरार रखेंगे हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट टेंशन इन ए स्टोरी इन विच द मेन कन्फ्लिक्ट इज फेस्ड and ultimately resolved is called catastrophe, resolution, climax और राइजिंग एक्शन। दोस्तों किसी भी स्टोरी में एक पॉइंट होता है हाईएस्ट टेंशन के लिए, ठीक है, जिसमें जो स्टोरी का जो मेन कन्फ्लिक्ट है वो फेस किया जाता है और अल्टीमेटली उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। सो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। In literature, a device used to omit details from a narrative, usually for the purpose of allowing readers to draw their own conclusions about what is missing. So friends, लिटरेचर में एक डिवाइस होती है जिसका यूज़ जो है हम किसी भी वर्ड्स को, फ्रेज को नेटिव फॉर्म में जो है ओमिट करने के लिए किया जाता है। स्पेशली उसका जो पर्पज होता है रीडर्स को अलाउ करता है कि वो जो है अपना खुद का जो कंक्लूजन है उसको ड्रॉ कर सके कि मिसिंग यहाँ पर क्या है। तो उसको इल्यूशन बोलते हैं, इलेप्सिस बोलते हैं, सेजुरा बोलते हैं और आर्केटाइप बोलते हैं। विच वन इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इलिप्सिस। Question number 3, in poetry or verse, the technique of breaking a line of verse in the middle of a phrase so that the phrase continues on the next line without a natural pause between lines. So friends, poetry और verse में एक टेक्निक होती है लाइन्स को ब्रेक करने का, ठीक है, और उसको बीच से ब्रेक करने का किसी भी फ्रेज का, और वो फ्रेज जो है दोस्तों कंटिन्यू रहता है नेक्स्ट लाइन में विदाउट नेचुरल पोज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलिशन, एलिप्सिस, सेजोरा और इंजाबमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंजाबमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, ए ब्रीफ विटी satirical statement that is generally memorable on account of being paradoxical, humorous or poetic. सो फ्रेंड्स एक ब्रीफ यानी छोटा विटी सैटायरिकल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, उसको स्पेशली जो है पैराडॉक्सिकल और ह्यूमरस फॉर्म में जो है पोइटिक डिवाइस में यूज़ किया जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एपिग्राम, एफोरिज्म, प्रोवर्ब और एंटीथेसिस।
सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एपिग्राम। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पैराडॉक्सिकल जो और ह्यूमरस दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर जो है एपिग्राम बनता है। एफोरिज्म जो होता है दोस्तों एक विटी स्टेटमेंट होता है, ठीक है, स्पेशली सेइंग के केस में। और प्रोवर्ब और एफोरिज्म दोनों सेम हो जाएंगे। और एंटीथेसिस में कहीं पर भी दो जो अपोजिट आइडियाज होते हैं उनको साथ साथ में रखा जाता है। नंबर 5, a descriptive phrase that accompanies or replaces the name of a character or thing is called transferred epithet, nickname or sobriquet. So friends, correct answer is option number B, epithet is correct answer. The introduction of background information necessary for the reader or audience to make sense of a story. So friends, बैकग्राउंड का जो इंट्रोडक्शन होता है स्पेशली इंफॉर्मेशन में, और वो स्पेशली नेसेसरी होता है रीडर्स के लिए, ऑडियंस के लिए, स्टोरी के सेंस को अपने आप क्रिएट करने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, इंट्रोडक्शन, प्रोलॉग। विच वन इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सपोजिशन। The introduction of background information necessary for the reader or audience to make sense of a story is called exposition. Question number 7. The part of a story's plot that immediately follows the climax when the main conflict is resolved and moves the story towards its resolution. सो फ्रेंड्स, किसी भी स्टोरी का एक पार्ट जो इमिडिएटली फॉलो करता है क्लाइमैक्स को, और स्पेशली वो कब करता है? व्हेन द मेन कन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व, जब किसी भी स्टोरी की जो मेन कन्फ्लिक्ट होता है उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है, एंड मूव्स टू द स्टोरी टुवर्ड्स इट रिजोल्यूशन, और स्टोरी जो है अपने रिजोल्यूशन की तरफ जो है मूव्स करती है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? राइजिंग एक्शन, कैटास्ट्रॉफ, epilogue, falling action. Which one is correct? So friends, correct answer is option number D, falling action. Let's move to the next question. Question number 8. In poetry, the basic unit of meter consists of some combination of two or more stress and unstress levels. So friends, poetry में एक basic unit होती है मीटर की, स्पेशली कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल्स का। व्हाट इज इट कॉल्ड? ए फुट, बी पेंटामीटर, सी आयम्बस और डी स्पॉन्डी। विच वन इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फुट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9. A detail in a literary work that hints at events that will occur later, often to create suspense or expectations. A detail in a literary work that hints events, दोस्तों एक डिटेल होती है लिटरेरी वर्क में जो हिंट्स करती है हमें घटनाओं के विषय में, that will occur later, जो बाद में होने वाली हैं, often to create suspense और एक्सपेक्टेशन, स्पेशली सस्पेंस और एक्सपेक्टेशंस बनाए रखने के लिए। दैट इज फॉरशैडोइंग, टोन, एटीट्यूड और इन्यूएंडो। विच वन इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फॉरशैडोइंग। क्वेश्चन नंबर 10. A commonly used meter in English verse in which each line consists of 10 syllables arranged in 5 iambs. An iamb is an unstressed syllable followed by a stressed syllable. So friends, एक commonly used meter है इंग्लिश वर्स में, ठीक है, in which the line consists of 10 syllables, जिसमें जो है लाइन्स 10 syllables कंसिस्ट करती हैं, arranged in 5 iambs. और दोस्तों एक आयम्ब में क्या होता है? अनस्ट्रेस सिलेबल्स होता है और उसको स्ट्रेस सिलेबल के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो व्हाट इज इट? तो
iambic pentameter, iambic hexameter, iambic tetrameter or alexandrine. Which one is correct? A. iambic pentameter. क्लियर फ्रेंड्स कि एक जो कॉमनली यूज मीटर है इंग्लिश वर्ड्स में, ठीक है, जिसमें लाइंस जो है 10 सिलेबल्स को 10 सिलेबल्स में अरेंज किया जाता है 5 आइम्बिस में, और एक आइम्बिस को एक अनस्ट्रेस सिलेबल के साथ फॉलो किया जाता है स्ट्रेस सिलेबल से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आइम्बिक पेंटामीटर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. Descriptive or figurative language that attempts to evoke mental image by appealing to the reader's senses of sight, sound, smell, texture or taste. So friends, एक descriptive या figurative language जो स्पेशली अटेम्प्ट्स होता है किसको, जो मेंटल इमेज होती है उसको इवोक करने के लिए, किसके द्वारा, अपीलिंग टू द रीडर्स, रीडर से अपील करते हुए कि सेंसेस ऑफ साइट, जो रीडर्स की सेंसेस ऑफ साइट होती है, सेंसेस ऑफ साउंड होता है, सेंसेस ऑफ स्मेल होता है, सेंसेस ऑफ टेक्सचर होता है, या फिर सेंसेस ऑफ टेक्स्ट होता है, उसको अटेम्प्ट करते हुए मेंटल इमेज का जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है. तो इसको क्या कहेंगे, सीनरी, इमेजरी, इमेजिज्म और सिंबल. विच वन इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इमेजरी. इमेजरी एक डिस्क्रिप्टिव, इमेजरी के अंदर एक डिस्क्रिप्टिव और फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, स्पेशली जो मेंटल इमेज है उसको इवोक करने के लिए, और जो ऑडियंस होती है, जो रीडर्स होते हैं, उनके सेंसेस का यूज़ करते हुए, सेंसेस ऑफ साइट का यूज़ करते हुए, सेंसेस ऑफ साउंड का यूज़ करते हुए, सेंसेस ऑफ स्मेल और टेक्सचर या टेस्ट का यूज़ करते हुए इसमें जो है ये यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इमेजरी. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12. द प्लेसमेंट ऑफ टू वेरी डिफरेंट आइडियाज, कैरेक्टर्स और एक्शन close together in relation to each other, usually to draw attention to their contrasting traits. So friends, सोचने वाली बात है कि जब दो वेरी डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट आइडियाज़ को, करेक्टर्स को और एक्शंस को एक साथ रखा जाता है एक दूसरे से रिलेशन करते हुए, यूजुअली टू ड्रॉ अटेंशन टू देयर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है. तो व्हाट इज इट? यूनिफिकेशन, जस्टापोजिशन, कंट्रास्ट और हाइपरबल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जक्स्टापोजिशन. जक्स्टापोजिशन के अंदर जो दो वेरी डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, करेक्टर्स होते हैं या एक्शंस होते हैं, उनको क्लोज रखा जाता है एक साथ, और उनका जो रिलेशन है वो स्पेशली एक दूसरे से रिलेट करते हुए. ए टाइप ऑफ पोएम ऑफ एन ह्यूमरस मेड अप ऑफ देयर लॉन्ग लाइन्स एंड टू शॉर्ट लाइन्स दैट फॉलोज एन AABBA राइम स्कीम. ठीक है दोस्तों, एक प्रकार की पोएम होती है, ह्यूमरस क्रिएट करती है, और इसमें 3 जो है लॉन्ग लाइंस होती हैं एंड 2 शॉर्ट लाइंस होती हैं, और जिसकी राइम स्कीम होती है AABBAA. व्हाट इज इट? लाइटोटिस, पेंटामीटर, लिमरिक और डर्ज. विच वन इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लिमरिक. ये जो सारी विशेषता हैं दोस्तों, ये लिमरिक की विशेषता हैं, ठीक है. इसकी राइम स्कीम को भी आप ध्यान में रखना. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग ऑफ एन आयरनिक अंडर स्टेटमेंट इन विच ए पॉजिटिव स्टेटमेंट इज मेड बाई ए नेगेटिंग द अपोजिट. सो फ्रेंड्स, एक फिगर ऑफ स्पीच है, आयरनिक अंडर स्टेटमेंट होता है, और इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट को भी नेगेटिव स्टेटमेंट के द्वारा उसके अपोजिट करके रखा जाता है. सो फ्रेंड्स, ये होता है लाइटोटिस, ठीक है, ये होता है लाइटोटिस. जैसे हम कह सकते हैं कि मनी
डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, कि धन जो है पेड़ों पर नहीं उगता है। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जिसको हमने नेगेटिव करके दिखाया है। या जैसे किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ना हो के कुछ थोड़ी अच्छी होती है, यानी अच्छी होती है, बेकार नहीं होती, तो हम उसको कहेंगे दोस्तों नॉट बैड। ठीक है, नॉट बैड। 15. ए मिसयूज और मिसप्रोनाउंसिएशन ऑफ ए वर्ड or phrase often in the form of a word being replaced with a similar sounding word may be unintentional or intentional, usually for comic effect. So friends, किसी भी वर्ड का मिसयूज या मिसप्रोनाउंसिएशन वर्ड या फ्रेज का होता है और वो उसको जो है सिमिलरली साउंडिंग वर्ड के साथ में जो रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, उसको चाहे तो अनइंटेंशनल हो या फिर इंटेंशनल हो, यूजुअली फॉर कॉमिक इफेक्ट, स्पेशली कॉमिक इफेक्ट जो है क्रिएट करने के लिए, तो इट इज कॉल्ड। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, malapropism or dogberism both are correct answer. 16. A figure of speech in which the name of one object or concept is substituted for the name of the something else that is closely related. ठीक है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जो किसी का नाम होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, कंसेप्ट का, उसको सब्स्टिट्यूट कर जाता है किसी अन्य वस्तु से जो उससे क्लोजली रिलेटेड होता है, तो इट इज़ कॉल्ड सिनक्डगी, मेटोनमी, एसोसिएशन और एनालॉगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेटोनमी। ठीक है, जैसे द वाइट हाउस, द वाइट हाउस। क्वेश्चन नंबर 17. A provocative statement that contradicts itself yet is typically true in some sense. So friends, एक provocative statement होता है जो contradicts होता है, अपने आप में विरोधाभासी होता है, लेकिन विशेष रूप से ये फिर भी सही सेंस को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए पैराडॉक्स, बी एंटीथेसिस, सी क्रिटिसिज्म, डी ऑक्सीमोन। Which is correct answer? So friends, correct answer is option number A, paradox. ठीक है, जैसे the child is the father of man, the child is the father of man, ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में ही जो है ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है, लेकिन फिर भी ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 18. In literature, an imitation of another literary work that mocks, critiques और makes light of the original. लिटरेचर का एक इमिटेशन होता है, ठीक है ना, और दूसरे लिटरेरी वर्क्स का, और जो मोक्स यानी कि उसका मजाक बनाता है, क्रिटिक्स उसको जो है आलोचना करके या फिर जो है किसी भी तरह से उस पर जो है वो उसके ओरिजिनल पार्ट पर लाइट डालता है। That is parody, mock epic, mimicry or burlesque. Which one is correct? So friends, correct answer is option number A, parody. Question number 19. An introductory section of a piece of literature, especially of plays, that precedes द इंसाइटिंग एक्शन ऑफ द स्टोरी। ठीक है दोस्तों, एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है किसी भी राइटिंग पीस का, स्पेशली प्लेस के अंदर, जो प्रिसीड्स यानी कि आगे बढ़ाता है एक्शन, स्टोरी का जो एक्शन होता है उसको। सो दैट इज फॉल्सबैक, एपिलॉग, एक्सपोजिशन, प्रोलॉग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोलॉग। So let's move to the next question. The final action
in a play or story, sometimes called the denouement, which generally resolves any outstanding conflicts and brings the plot to its conclusion. क्लियर दोस्तों, किसी भी स्टोरी या प्ले का जो है फाइनल एक्शन होता है, जिसको कभी कभी जो है हम डेन्यूमेंट भी कहते हैं, और ये स्पेशली जो आउटस्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको जो है सामान्य रूप से रिजॉल्व करता है, और किसी भी जो स्टोरी का प्लॉट है उसको जो है इसके कंक्लूजन तक जो है लेकर जाता है. इट इज़ कॉल्ड रिसोल्यूशन, कंक्लूजन, क्लाइमैक्स और एपिलॉग. विच वन इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिसोल्यूशन. ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना. दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम रेगुलर वीडियो बनाते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसका कोई भी पैसा नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है. लेकिन एक खुशी होती है हमें कि आप सब हमसे जुड़ते हैं और हमारी जो एक फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, उसका जो है एक पार्ट बनते हैं. तो नई वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार.